उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम का तैयारी खूब ज़ोरों और शोरों से कर रहे होंगे। तो ऐसे में मैं आपके लिए 100 से भी अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो 1927 में जो साइमन आयोग आया था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। तो आपको बता दो कि साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ इसमें अंग्रेज ही थे। तो इसी कारण से साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत का झींगा राजधानी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसको भारत की झींगा राजधानी कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच खालिस्तान में हस्ताक्षरित की गई थी। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो कौन सा साल में हस्ताक्षरित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था। तो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में किसने लागू किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यंग इंडिया के संपादक खालिस्तान थे। तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो वे थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि हरिजन के संपादक कौन थे, तो इसका जवाब भी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख पियदसी और देवनाम प्रिय किया गया है। तो पियदसी या फिर देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से अभियान चलाया था। तो किसके माध्यम से चलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया से, ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर त्याग लेना चाहते हैं, अपने पद से इस्तीफा लेना चाहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो होता है 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा खालिस्तान पर आधारित है। तो किस पर आधारित होता है न्यायिक समीक्षा। तो होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कितने साल में रिटायरमेंट दे देते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है।
तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते को फेंकता है? यानी कि एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते को खाली कर देता है, यानी कि नीचे गिरा देता है। तो कौन सा वृक्ष होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संगमरमर एक प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? आखिर संगमरमर किस प्रकार का चट्टान से बना होता है? तो रूपांतरित चट्टानों से बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं टाइफून के नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं, वैसे ही अलग अलग देशों में चक्रवात को भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो कि सेवा से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि सर्विस से रिलेटेड रहते हैं। तो बैंकिंग जो कि सर्विस से रिलेटेड होता है, सेवा से रिलेटेड होता है, तो ऐसे में ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी को दूर करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या मानव कोशिका में मौजूद नहीं होता है? मानव कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है वह मानव कोशिका में मौजूद नहीं होता है। कोशिका भित्ति, जिसको कोशिका दीवारें भी कह सकते हैं, तो वो जंतु कोशिका में मौजूद नहीं रहता है, वह प्लांट कोशिका में मौजूद रहता है, प्लांट सेल में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपोग्लाइसीमिया के रोगी को निम्नलिखित में पहले क्या दिया जाना चाहिए? तो क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लूकोज देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में क्या हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि अकबर महाराणा प्रताप को हरा देते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं? तो किसने लिखा था? तो वो लिखा था मुतमिद खान। ऑप्शन नंबर ए मुतमिद खान। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय को कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समाचार पत्र
जो कि बंगाल गजट था, उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्याग्रह आश्रम, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में किया था, लेकिन कहां पर किया था ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में किया था, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो कौन टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था? तो किस संधि के तहत मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की संधि के बाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य किरण भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो कौन से देश के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएगा? भारत और कौन सा ऐसा देश होगा? तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद का सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह सदन की सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? मान लीजिए कि अगर कोई सदस्य सदन की सभी बैठकों में नहीं आता है तो उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है, उसके सीट को रिक्त घोषित यानी कि खाली घोषित कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर वो कितने दिन अनुपस्थित रहेगा सदन में तो उसके सीट को खाली कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके सीट को खाली कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 17 मई 1993 को की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चुनाव के दौरान वोट डालना है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्नोई आंदोलन को निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो विश्नोई आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था? तो आपको बता दो कि पेड़ों की अधिक कटाई होने लगी थी, तो उसको रोकने के लिए विश्नोई आंदोलन किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेड़ काटना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहते हैं। तो अगर कोई मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होगी तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? तो उस मिट्टी को कहेंगे पेडल फर मृदा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड डेटा, जिसको लाल सूची भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है विलुप्त होने के कगार पर जंतु, यानी कि ऐसे प्राणी जो कि अभी ना के बराबर दिखाई देते हैं और वे विलुप्त होने के कगार में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरते हैं?
तो सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से होकर गुजरते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार द्वारा जनता के खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो सरकार के द्वारा जनता का क्या ध्यान रखा जाता है जिससे कि सब्सिडी प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो कल्याण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनता के कल्याण को देखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले शुरू की गई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा शोषण में, ऑप्शन नंबर ए, शोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे और कोमल तने वाले पौधों को खाली स्थान कहा जाता है। तो हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जड़ी बूटियां कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायु के क्षैतिज संचलन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभिवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शोर खाली स्थान में मापा जाता है। तो शोर को किस में मापा जाता है? तो शोर को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के खाली स्थान के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे या फिर कौन बने थे? तो इसका जवाब हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई शहर में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस की संस्थापना को मिथक कहने वाले सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को किसने खारिज किया था? तो किसने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को खारिज कर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपिन चंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो कब गाया गया था? तो यहाँ पर ईस्वी बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया? तो पहले राजधानी क्या थी भारत की? कलकत्ता थी, लेकिन बाद में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कब किया गया था? किस साल किया गया था? तो कब किया गया था?
तो 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे और इसी समय दिल्ली दरबार भी लगा था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जेम्स फोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था किसने करवाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे, कौन बने थे। तो इसका जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो शांत घाटी का जो उष्णकटिबंधीय जंगल है वह कौन से राज्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध है। तो वह प्रसिद्ध है केरल में, ऑप्शन नंबर बी, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आदम का पुल कहाँ शुरू होता है। तो आदम का पुल कहाँ से शुरू होता है। तो वो शुरू होता है धनुष कोटि, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1911 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे विशन नारायण डार, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने 1917 में किस स्थान पर भू राजस्व में छूट की मांग करते हुए सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा जगह यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत आजाद होने के बाद पहला रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह को स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो बलदेव सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, 1932 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। तो किस फसल के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ के आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था। आखिर कौन सा पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हवा महल किस शहर में स्थित है। तो हवा महल किस शहर में स्थित है। तो सबको पता होगा कि यह जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत को। ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गद्दी जनजाति होता है वो पाया जाता है अधिकतर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जनजाति पूछा गया है। पहला नंबर में तो भील आता है, लेकिन जो दूसरा नंबर में आता है वो गोंड आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वह मानसरोवर से होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हो जाएगा, जहां से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, दिहांग। तो दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बंगाली समाचार पत्र था, उसका संपादक कौन था? तो उसके संपादक थे एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार था। तो कौन मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार था? तो वो था ऑप्शन सी, मुलादो पियाजा, ऑप्शन सी, मुलादो पियाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने खालिस्तान की उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी को जैसा कि आपको मालूम होगा कि छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है सिकंदरा में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो कौन सा मुगल राजकुमार था जो कि उपनिषद को फारसी में अनुवाद कर दिया था? आपको बता दूं कि 50 उपनिषद जो कि संस्कृत में थे उसको फारसी में अनुवाद कर दिया गया था। तो कौन सा राजकुमार है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दारा शिकोह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर ने अपना इबादत खाना कहाँ पर बनाया था। तो अकबर ने अपना इबादत खाना कहाँ पर बनवाया था? तो बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, तो किसके शासनकाल में लिखा था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब खालिस्तान लिपि में लिखा गया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया था? तो लिखा गया था गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दरबार ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दरबार ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस से लिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान पूछा गया है, तो आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि राज्य की परिभाषा को परिभाषित करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको बता दूं कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति बनाया गया था, तो उसका सदस्य कौन नहीं था 1953 में। तो इसका जवाब हो जाएगा पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो वो है कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिलवासा कहाँ की राजधानी है। तो सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नेसेट किस देश का संसद का नाम है। तो वो नाम है ऑप्शन नंबर डी इजराइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वह किस चीज़ के लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है। तो वह है शेर के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो वह है एंजल जलप्रपात। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है। तो कौन सा हो जाएगा जो कि एक भूमि बंद बंदरगाह है। तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन जिम्मेदार होता है। तो वो होता है पत्ता। ऑप्शन नंबर सी पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है सूर्य, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो वह है स्टेपिज जो कि कान में पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है कोशिका में। तो वह है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है। तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि राज्यसभा का सदन का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था। तो 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो कि संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित रखता है। तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 93। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो भारत में कोई भी सरकारी खर्चा होने से पहले किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।